गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 4 जुलाई 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? तो एक हम लोग केस स्टडी करने वाले हैं जहाँ पे कुछ क्रिमिनल माइंडेड जो यंग लोग हैं उनके बारे में बात करेंगे और किस तरह से वो फेमस होने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं, क्राइम कमिट करते हैं। तो वहां से एक अपने पास केस स्टडी आता है जीएस पेपर 4 से। उसला हर घर जल, जिसे हम लोग जीवन शक्ति मिशन भी कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। मतलब ये कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीज़ तो नहीं है, थोड़ी-सी फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ से कर सकते हैं, रिपीटेड सा है। उसके अलावा भैया सुप्रीम कोर्ट डिजिटलाइज़ हो गया है, कंप्लीटली कंप्यूटराइज़्ड हो गए हैं, तो पेपरलेस हो गया बेसिकली हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो बात करेंगे जो डिजिटलाइज़ेशन ऑफ कोर्ट है, ये इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और इससे क्या-क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी डिसेंट सा एक ये टॉपिक है। आप इसको यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हो। ग्रीडफ्लेशन एक नया कॉन्सेप्ट है। अब तक हम लोगों ने शायद इस वर्ड के बारे में सुना नहीं होगा। तो पहली बार इस वर्ड को इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया गया है। किस तरह से अमेरिका में और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ग्रीडफ्लेशन का यूज़ किया जा रहा है इन्फ्लेशन को एनहांस करने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। ग्लोबल स्टॉकटेक एक एनवायरनमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन आता है जहाँ पे बोन कन्वेंशन के बारे में बात की गई है और जो नेक्स्ट जो कोप होने वाला है दुबई के अंदर उसके बारे में बात की गई है। डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो इश्यूज चलते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो वैसे तो रिपीटेड सा है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डेफिनेटली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ ही अच्छी सी टर्म्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी जो यूपीएससी हमेशा उन टर्म्स के बारे में पूछता रहता है एग्जाम में। चलिए जी, लेकिन वह फ्रंट पे देख लेते हैं कि आज कुछ फ्रंट इमेज में है। बिल्कुल है जी। तो पेटिशन फॉर द 2 इयर्स पेंडिंग फॉर द 2 इयर्स सुप्रीम कोर्ट टू टेक अप प्लीज अगेंस्ट डाइल्यूशन ऑफ द आर्टिकल 370 ऑन जुलाई 11। तो 2 साल से पेंडिंग पड़ी हुई थी एक पेटिशन। प्ली मतलब पेटिशन पड़ी हुई थी, पीआईएल लगाया था किसी ने कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि साहब जो आर्टिकल 370 है, जो इसको हटाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये बिल्कुल इलीगल है। ऐसा कहा गया था और इस ऑर्डर को वापस कर दिया जाए, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा था। तो ये 2 साल से हालाँकि रिक्वेस्ट की गई थी कोर्ट को कि इसे जल्दी से जल्दी आप जो है सुनवाई करें, लेकिन कोर्ट ने उस समय मना कर दिया। कोर्ट ने कहा भाई देखो, कानून अपने तरीके से काम करता है, अपनी स्पीड पे काम करता है। तो 2 साल से ये जो है पेंडिंग पड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के पास केस। तो अभी 5 जज की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसको सुनेंगी, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस जो है डीवाई चंद्रचूड़ जी इसको हेड करने वाले हैं। तो फाइनली बेसिकली 2 साल के बाद इसका नंबर आ गया है। आर्टिकल 370 क्या कहता है? आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डिप्राइव्ड जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इट्स स्पेशल प्रिविलेज लेड टू द बाइफरकेशन ऑफ देन स्टेट इन द 2019 में आर्टिकल 370 के तहत जो स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता था जम्मू एंड कश्मीर को, वो वापस ले लिया गया था। उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे सुनवाई होने वाली है। 5 जज हैं यहाँ पे, जिनमें से सारे के सारे सीनियर मोस्ट जजेस हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम का पार्ट भी है, जिसमें से जस्टिस खन्ना जी हैं, गोगोई जी हैं, कांत हैं। ये तो आने वाले समय में हमारे चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए। पेटिशन हैव चैलेंज द प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑन द अगस्त 5, 2019। देखिए हुआ क्या था? जब तो 2019 में वहाँ से 370 को हटाया गया था, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। ठीक है? प्रेसिडेंट रूल जब वहाँ पे लगा हुआ था, तो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इश्यू किया गया था, लाइक एन ऑर्डिनेंस। और उसके बेसिस पे 370 को हटाया गया है। 370 को जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा नहीं हटाया गया है। इसको हटाया गया है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल एंड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई ये तो इलीगल है, क्योंकि वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली का इसमें कोई रोल ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से इसको हटा दिया। आर्टिकल 370 को इंट्रोड्यूस किया गया था 1954 में अंडर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जब स्टेट्स इंडिया के अंदर मिल रहे थे, इंटीग्रेट हो रहे थे, तो सभी स्टेट के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करवाया गया था, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी। जम्मू एंड कश्मीर के केस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसमें कई सारी चीजें थी। उनमें ये कहा गया था कि एक तो फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और डिफेंस, ये 3 चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट क कंट्रोल करेगी, उसके अलावा जो अफेयर्स हैं स्टेट के, वो स्टेट अपने आप ही करेगा। तो स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था और उसी स्पेशल प्रिविलेज के तहत आर्टिकल 35 ए भी ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, व्हिच इज़ लाइक आवर अंडर आर्टिकल 370। तो प्रेसिडेंशियल जो मतलब उस समय राजेंद्र प्रसाद जी थे 1954 में, तो जवाहरलाल नेहरू जी की रिकमेंडेशन में वो दिया गया था। लेकिन ये जो ऑर्डर आया था, ये भी पार्लियामेंट के थ्रू नहीं आया था 1954 में, ये भी कैबिनेट की तरफ से आया था।
तो पार्लियामेंट वाज नॉट कंसल्टेड व्हेन द प्रेसिडेंट इनकॉर्पोरेटेड आर्टिकल 35A इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1935 में राजेंद्र प्रसाद जी जब इसको लेके आए थे, यह भी हमारी पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ था। आर्टिकल 35A को इंट्रोड्यूस किया गया था ऑल्सो बाय द प्रेसिडेंट ऑर्डर। तो जब इसको 370 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाया गया था, तो भाई इसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हटा क्यों नहीं सकते? जब ये पार्लियामेंट के थ्रू आया ही नहीं, तो पार्लियामेंट के थ्रू इसको हम लोग क्यों हटाएं? ऐसा गवर्नमेंट का जो है यहाँ पे एक जो है आर्गुमेंट भी है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 में इसको हटा दिया गया था, जिसके बाद जो स्टेटहुड था वो हट गया था और 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी हमारे यहाँ पे, राइट? तो कई लोगों का कहना है कि सेंटर का यूनिलैटरल मूव है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको यहाँ पे जो है कंसल्ट नहीं किया गया है विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ द पीपल। कंसेंट ऑफ द पीपल का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली और द पार्लियामेंट। जम्मू एंड कश्मीर वाले केस में लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था उसकी आड़ में 370 को हटाया गया है, तो इसको क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है। ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा कि भाई क्या है क्या नहीं है। हालांकि ये बहुत पुराना टॉपिक है, बट स्टिल कभी कभी न्यूज में आ जाता है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं केस स्टडी के ऊपर। तो प्रोबिंग द सिक्योरिटी लैप्सेस इन आतिक अहमद किलिंग, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन्फॉर्म सुप्रीम कोर्ट। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, बताइए भाई, मतलब आप ये समझ लीजिए कि लाइव मर्डर हुआ है। वही था लाइव मर्डर। अतीक अहमद और इनके जो भाई थे, उनको हॉस्पिटल से लेके आया जा रहा था, पूरा मीडिया वहां पे था, पुलिस पुलिस फोर्स वहां पे थी, सबके सामने सरेआम इनको गोली मार दी गई और इनकी डेथ हो गई। वो जो जिन्होंने गोली इनको मारी, उनसे पूछा गया, भाई क्या रीजन है, क्यों काहे गोली मारे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम लोग फेमस होना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने गोली मारी है। इनका तो नाम सबको पता ही होगा, बिल्लू नाम है इनका। इनका यूट्यूब वगैरह में वीडियोस भी बहुत आते हैं। इनका भी क्या कहना है, ये बड़े बड़े बहुत बड़े क्रिमिनल हैं बिल्लू। कहते हैं कि मेरा मुझे तो फेमस होना है, मैं तो संजय दत्त का फैन हूँ और मुझे फेमस होना है, मेरा कोई कारण नहीं है किसी को मर्डर करने का, बस मुझे मारना है, मुझे फेमस होना है। और अभी भीम आर्मी के जो हेड हैं चंद्रशेखर जी, उनके ऊपर भी अटैक हुआ, दो तीन चार दिन पहले। जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, उनका भी यही कहना है कि हम तो फेमस होना चाहते हैं। अरे भाई, फेमस कैसे क्राइम करके फेमस होना चाहते हो? तो इसीलिए जो है ये मामला न्यूज में है, और यहाँ से जो है डेफिनेटली हम लोग केस स्टडी डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह का केस स्टडी अगर आपके पास आ जाए, तो डेफिनेटली आपसे वो बहुत चीजें पूछेगा। और केस स्टडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है एथिकल इश्यूज, है ना? कि क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं कि आज तक आजकल जो है इस तरह की किलिंग्स यहाँ पे हो रही हैं। तो देखिए, फेमस ठीक है, आप फेमस होना चाहते हो, लेकिन उसके लिए जो पहला एथिकल इश्यू हमारे यहाँ पे आता है, वो आता है कि आप अपने मीन्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ठीक है, मीन्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो एंड को अचीव करने के लिए। आपका एंड गोल क्या है? फेमस होना। लेकिन उसके लिए जो तरीका है वो भी तो सही होना चाहिए ना, वो गलत नहीं होना चाहिए। फेमस होना तो पढ़ाई लिखाई करिए, आर्मी में जाइए, ऑफिसर बनिए, नेता बनिए, एनजीओ ओपन करिए, बहुत तरीके हैं फेम लेने के, लेकिन तरीका गलत है। तो ये अपने बनता है यहाँ पे सबसे पहला एथिकल इशू, जिसमें मीन्स को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है टू गेट द एंड, विच इज टू गेट फेमस। सेकेंड एथिकल इशू जो हमारे यहाँ पे आता है वो है डिटीरियोरेशन ऑफ द वर्च्यूज। जब हम वर्च्यूज की बात करते हैं, यंग लोगों में धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। डिग्निटी की जो बात है, ये भी डाउन होता चला जा रहा है। डिग्निटी का मतलब पहले क्या हो रहा था, होता था, पढ़ाई लिखाई करना, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर इंजीनियर बनिए, किताबें लिखिए, किताबें पढ़िए, टीचर बनिए, ये सब डिग्निटी से के साथ जुड़ी हुई चीजें हुआ करती थी, ये वर्च्यू हुआ करते थे। ईमानदार होना, पढ़ाई लिखाई करना, बड़ों की इज्जत करना, ये वर्च्यूज हुआ करते थे, जिनके साथ डिग्निटी जुड़ी हुई थी। लेकिन आजकल क्या है? आजकल डिग्निटी का कोई मतलब ही नहीं है। विजडम वो क्या होता है भाई, हमें नहीं पता। हमें तो बस फेम चाहिए, फेमस होना है, किसी को गोली मार देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता डिग्निटी है कि नहीं, करप्शन भी करेंगे, ब्राइब भी देंगे, क्राइम करेंगे, छेड़खानी करेंगे। वर्च्यूज की जो है वो कमी हो रही है हमारे यंग लोगों के अंदर स्पेशली, है ना? उसके अलावा जब हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो ये भी बहुत वीक होता चला जा रहा है। आप पहले देखिए क्या होता था, पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी,
है ना? लोग एक-दूसरे के बारे में बात करते थे, दूसरे के साथ बात करते थे, साथ दिया करते एक-दूसरे का। हमारा जो 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 पूरा लीगल सिस्टम है, हमारी जो फैमिली सिस्टम है ना? वो सब एक-दूसरे के साथ जुड़ी होती थी, तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता था। आप कोई एक्शन लेने से पहले सोसाइटी की चिंता किया करते थे, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट कम होता चला जा रहा है हर तरफ से। लोग सेफ्टी की चिंता नहीं कर रहे हैं, सिक्योरिटी की चिंता नहीं कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड नहीं है सोसाइटी के बीच में, तो इंडिविजुअल होते चले जा रहे हैं और इसीलिए इंडिविजुअल फेम के पीछे भी भाग रहे हैं। सोशल इम्पैक्ट उसका क्या होगा, ये गौर नहीं किया जाता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिटीरियोरेट हो रहा है अनफॉर्च्यूनेटली, राइट? उसके अलावा हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन फैमिली इंस्टीट्यूशंस, राइट? उन फैमिली सोशलाइजेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो भी वीक होते चले जा रहे हैं, सोशलाइज़ेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं। हम लोग कहाँ पे जाके सोशलाइज़ेशन करते हैं? या तो स्कूल में करते हैं, फैमिली में करते हैं, है ना? कॉलेजेस वगैरह में करते हैं, अपने जो क्लब्स होते हैं वहाँ पे करते हैं। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशन है खुद वीक होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से यंग लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास उतना नहीं है जितना होना चाहिए और जिसकी वजह से जो है इस तरह के एक्शन यहाँ पे अनफॉर्च्यूनेटली लिए जाते हैं। फेमस होना है, सोशल मीडिया का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, तो वो आप इसी में कैटेगरी में डाल सकते हो। है ना? यूज़ ऑफ फ़ोन्स एंड ऑल दैट, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं यूथ, इन सारी चीज़ों की वजह से, तो ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे डेफिनिटली हो सकता है। मोबाइल कल्चर, है ना? सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, फेमस होना है, वो सारी चीज़ें। जो है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की बात करते हैं, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ये क्या होता है? ये बेसिकली थ्योरी होती है जो कांट के द्वारा दी गई थी। ठीक है? एथिकल इसमें यूज़ किया जाता है इसको रिजीम में, कांट। तो कांट ने ये कहा था कि कुछ ऐसी यूनिवर्सल वैल्यूज़ होती हैं जिनकी हर समय रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। ये यूनिवर्सल होती हैं जो कि लार्जर सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती हैं। जैसे मान लो झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, है ना? ये सब यूनिवर्सल वैल्यूज़ होती हैं जिसे कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव कहते हैं। तो आजकल क्या है जैसे मान लो किसी का मर्डर कर दिया, तो ये कोई यूनिवर्सल वैल्यू थोड़ी ना है, किसी को मार देना, है ना? जस्टिस को ताक पे रखना, कानून की इज़्ज़त नहीं करना, है ना? सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको इग्नोर कर देना। दीज़ आर नॉट द सोशल वैल्यूज़, यूनिवर्सल वैल्यूज़, सो दिस इज़ कॉल्ड कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। तो ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे होती हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई, जिस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए वे फॉरवर्ड आपका क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड में आप ना कई चीज़ें लिख सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारे यहाँ पे डेफिनिटली वैल्यू एजुकेशन होती है। और ये वैल्यू एजुकेशन स्कूल लेवल पे नहीं होती, कॉलेज लेवल पे नहीं होती, बल्कि फैमिली के वैल्यू पे भी होती है, फैमिली के बेसिस पे भी होती है, कि आप अपने यंग बच्चों को किस तरह की एजुकेशन देते हो, प्राइमरी, हायर एजुकेशन एंड ऑल दैट। उनको लॉ एंड ऑर्डर को करना है, रिस्पेक्ट करना है, नेशनल वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, प्रैक्टिकल तरीके से भी। एटीट्यूड चेंज करने की भी ज़रूरत है। यस, तो क्योंकि सारा खेल तो यहाँ पे एटीट्यूड का ही आया हुआ है। तो यंग लोगों को फेम चाहिए, लेकिन उनको समझाना पड़ेगा भाई ये फेम जो है आप लीजिए लेकिन अच्छे तरीके से लीजिए, आपका मीन्स भी सही होना चाहिए, ठीक है? सोचने-समझने की क्षमता होनी चाहिए, डिबेट करिए, डिस्कशंस करिए। ये मार देने से फेम लेने का क्या मतलब हुआ? और वो कौन लोग हैं जो किसी को मर्डरर को फेम दे रहे हैं, वो भी तो बड़ी बात है। तो वो एटीट्यूड की है ना? आप किसी आदमी को इसलिए सिर्फ फेम दे रहे हो क्योंकि उसने किसी का मर्डर किया है। तो हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो भी गलत है ना? हम किनको क्रिमिनल्स को रोल मॉडल बनाए जा रहे हैं, फेम लेने के लिए। तो वो एक एटीट्यूड का बड़ा इम्पोर्टेंट फ़र्क है यहाँ पे। तो वी शुड हैव लाइक गुड रोल मॉडल्स जो डिज़र्व करते हैं। क्रिमिनल्स तो रोल मॉडल होना डिज़र्व नहीं करते हैं, है ना? और एथिकल इकोसिस्टम डेफिनिटली हमें सोसाइटी में बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे सब जो अपना अपनी ज़िम्मेदारी समझें। कि सिर्फ़ ये बोल देना कि ये तो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है? वो सब ठीक नहीं है। हर किसी का एक अपना वैल्यू होनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई क्राइम होता है, गलत काम होता है, तो डेफ़िनेटली उसे क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए जनता के द्वारा और कहीं पे अगर अच्छा काम होता है, तो उसे प्रेज़ किया जाना चाहिए। तो एक ऐसा एथिकल इकोसिस्टम बनेगा समाज में कि यार अच्छा काम करने से मुझे प्रेज़ मिलता है और क्रिमिनल एक्टिविटी करने से मुझे डिफ़ेम होती हूँ। मेरी फैमिली की वैल्यूज़, मेरी फैमिली की इज़्ज़त खराब होती है एंड ऑल दैट। तो ये इकोसिस्टम बनेगा तो लोग क्राइम करना करेंगे ही नहीं। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। क्राइम करने वालों को जो है ऐसे सोशल मीडिया वगैरह पे ऐसे हाइलाइट किया जा रहा है। वो एक गलत समाज में जो है संदेश जाता है, राइट? चलिए।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्लियरिंग द वाटर। क्या कहता है 2000, ये बेसिकली हमारा जो जल जीवन मिशन है उसके बारे में बात करता है। जल जीवन मिशन के तहत हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को डेली 55 लीटर वाटर प्रोवाइड कराना था एवरी पर्सन इन अ विलेज। 55 लीटर हर रोज, हर फैमिली पर्सन के लिए, हर फैमिली मेंबर के लिए प्रोवाइड करवाना था अंडर जल जीवन मिशन। हर घर जल, कब तक? 2024 तक। तो लाइन के मोदी जी ने कहा था, जब 2019 में इसको लॉन्च किया गया था तो कहा गया था कि भाई हम लोग पूरे देश में हर घर के अंदर टैप वाटर, मतलब जो नल से पानी आता है, जो पाइप से पानी आता है, वो देंगे। तो लेकिन क्या ये अचीव हो पाया? देखिए 2023 चल रहा है, अब तक ये अचीव नहीं हुआ है। गवर्नमेंट का डेटा ये कहता है कि 64% हाउस होल्ड के अंदर पाइप वाला वाटर आ रहा है, यानी कि अभी भी 36% पेंडिंग है अपना टारगेट से। तो क्या सिर्फ एक साल में इसको अचीव किया जा सकता है? यहाँ पे चांसेस हैं ऑलमोस्ट नो। ठीक है, आप 75-80 तक कर लोगे, हो सकता है आप कर लो, लेकिन फिर भी 20% लोगों को तो नहीं मिलेगा अंडर दिस होल स्कीम, जिसमें 55 लीटर पानी दिया जाना था। सरकार का कहना है कि देखिए भाई हम लोग कर लेते, लेकिन यहाँ पे रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस हुआ, ठीक है, उसकी वजह से भी, और जो ग्लोबल जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उनकी वजह से भी, तो कुछ ऐसे फैक्टर रहे हैं, हम लोग इसको अचीव नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था। क्योंकि जो पाइप वगैरह की सप्लाई काफी हम लोग यूक्रेन से करते थे, इन्फ्लेशन बढ़ा तो सरकार की का जो ध्यान है वो ज्यादा दूसरी चीजों पे चला गया, खासकर फर्टिलाइजर इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट। तो सरकार यहाँ पे थोड़ा कम फोकस कर पाई। लेकिन सरकार का कहना है कि अभी हमारे पास समय है, 1-1.5 साल का समय है, हम इसको शायद अचीव कर लेंगे, 100% हम लोग जा सकते हैं। तो ये बेसिकली उनका कहना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भाई ये जो डेटा है, जिसमें 64% सरकार बोल रही है, क्या ये एक्यूरेट डेटा है? ये भी तो बड़ी बात है ना। आपने पाइप वाटर लगा दिया, किसी के घर में पानी आ रहा है पाइप से, लेकिन वो सिर्फ हफ्ता भर ही आया, उसके बाद आना बंद हो गया। तो क्या इसे भी हम लोग मानेंगे कवरेज? नो। तो जो आपने इंप्लीमेंट किया है, क्या वो प्रॉपर तरीके से हुआ है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। जैसे उसके अलावा जैसे हमारे यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात हो गया, हरियाणा, पंजाब, इनका कहना है कि भैया हम लोगों ने 100% अचीव कर लिया है। ठीक है, लेकिन ये स्टेट पहले से ही अच्छा कर रहे थे, स्कीम से पहले ही बढ़िया कर रहे थे ये लोग। तो क्या इनको भी हम लोग इंक्लूड करें नई अचीवमेंट में, या फिर ऐसे स्टेट को इंक्लूड करें जहां पे ये परसेंटेज बहुत कम था पहले, अब बेटर हुआ है? तो ये जो असेसमेंट है, जो मॉनिटरिंग है इस तरह की स्कीम्स की, वो बहुत जरूरी है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है यहाँ पे होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर या फिर अपने पेपर के अंदर ये बताना चाहिए कि हम लोगों ने किस तरह से प्रॉपर इंप्लीमेंट किया है, कितना हुआ है, नहीं हुआ है। ये सारी चीजें होंगी तब कोई सी भी स्कीम को बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। चलिए, पुराना सा टॉपिक था तो मैं इसको ज्यादा उसमें जाऊंगा नहीं और डिटेलिंग वगैरह में। इन फ्यूचरिस्टिक टैक्स सेवी सुप्रीम कोर्ट माउस आउटशाइन्स द ग्रेवल। ग्रेवल का मतलब क्या होता है? जो हथौड़ा होता है, वो जिसमें ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा। लेकिन भैया अभी ये सब नहीं चलेगा कोर्ट के अंदर, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट 100% पेपरलेस हो चुका है। पहले अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे ऐसे किताबें हुआ करती थी, कानून की बड़ी बड़ी किताबें, उनको रिप्लेस कर दिया गया है। अभी वहां पे इस तरह की स्क्रीन लगाई गई हैं। ठीक है जी, तो ये एक फ्यूचरिस्टिक टाइप का लगता है। हर तरफ आपको स्क्रीन मिलेंगी, हाई स्पीड वाईफाई मिलेगा, बढ़िया इंटरनेट मिलेगा, बड़ी बड़ी एलईडीज आपको देखने को मिलेंगी, अच्छा साउंड सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये काफी फ्यूचरिस्टिक टाइप का यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अभी गर्मी की छुट्टियां थी, गर्मी की छुट्टियों के बाद अभी जो कोर्ट की कार्रवाई होगी आने वाले समय में, वो पूरी तरह से यहाँ पे पेपरलेस होने वाली है। तो ये थोड़ी सी चीजें हो गई। और मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में मतलब हाई प्रोफाइल हम लोगों ने यहाँ पे शुरू कर दिया है सिस्टम। अभी अगर, तो हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए हैं जिसमें जो मटेरियल वगैरह होता है, जो वकील लोग होते हैं वो पेश करते हैं, वो पूरी तरह से डिजिटलाइज हो जाएगा, है ना। जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी हाई एचडी क्वालिटी में पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर दी जाएंगी। हर चीज जो है वो एकदम हाई क्वालिटी होने वाला है। जबरदस्त। तो बहुत पैसा सरकार ने खर्चा किया है इन सारी चीजों के ऊपर, तो ऑफ कोर्स इसका अच्छा रिजल्ट आएगा फ्यूचर में। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट्स एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एक तो हमारा जस्टिस डिलीवरी जो सिस्टम है वो फास्ट होता है, जिसकी इंडिया को बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही कमी है भाई, कि जस्टिस यहाँ पे बहुत डिले होता है, एंड जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड।
तो जब सारी दुनिया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, हर डिपार्टमेंट में हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो जुडिशरी में क्यों नहीं? तो किया जाना चाहिए था बहुत पहले, थोड़ा लेट हो गए हम लोग, लेकिन जब देर आए तो दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। तो बहुत सारा बेनिफिट है डिजिटलाइजेशन करने का। कोर्ट को क्या क्या बेनिफिट हम यहाँ पे लिख सकते हैं? जैसे एक तो जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होते हैं उनको स्टोर करने में बहुत स्पेस लगता है, तो एक तो स्टोरेज बेटर तरीके से हो जाएगा, है ना? अब तो कंप्यूटर में ही स्टोरेज होना है, तो वो स्पेस जो था वो बहुत ज्यादा हम लोग सेव कर सकते हैं। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे बेटर होगा। दूसरी बात, अगर आप डिजिटली चीजों को स्टोर करते हो कंप्यूटर्स वगैरह में, तो उनको ट्रेस करना बड़ा आसान है, उनको सर्च करना बहुत आसान है, क्योंकि आपने कुछ नहीं करना, बस आपने वो फाइंड करना है और उसके अंदर टाइप करना है, वो डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। कितना आसान है। पहले ढूंढते रहते थे, परेशान होते रहते थे, वो सारी चीजें होती थी। और कोर्ट, और कई बार ऐसे भी केस आते थे कि जो फिजिकल एविडेंस होते थे पहले, वो या तो जल जाया करते थे, आग लग जाया करती थी, या फिर वो गुम हो जाया करते थे। ये ऐसे भी बहुत सारे केस आते थे। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, अगर किसी केस में डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो उस केस में जो क्रिमिनल है, जो एक्यूज्ड है, उसको फ्री कर दिया जाएगा। क्योंकि भाई जब आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, डॉक्यूमेंट एविडेंस भी नहीं है, चाहे जितना मर्जी बड़ा क्राइम हो, अगर डॉक्यूमेंट मिस हो गए सरकारी दफ्तर से, तो उस वो फ्री उसको हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन अभी क्या होगा? अभी तो मिसिंग होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हर चीज की आपके पास एक एक्स्ट्रा 2-3 कॉपी होंगी, हर आपके चीज आपके स्टोर में कंप्यूटर होंगी, अब फाइलों में आग लगने की, गुम होने की कोई टेंशन नहीं है। और बहुत टाइम लगता था यार पहले केस वगैरह को ट्रांसफर करने में। जैसे लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कितना फाइल वर्क होता है, ट्रांसफर करने में कितना समय लगता है। और लेकिन अब तो ये बड़ा फास्ट हो जाएगा, एक बटन दबाओगे, क्लिक करोगे, सबकी चीजें जो है बदल जाएंगी। पहले ट्रांसफर के केस में ही नहीं, बहुत बार एडजर्न हो जाती थी प्रोसीडिंग्स वगैरह। अब किसी केस के अंदर जो है, मान लो 200 डॉक्यूमेंट है, ट्रांसफर होने में ही 6 महीने लग जा रहे हैं। तो कोर्ट जज के सामने केस जाता है, उनके पास पूरी फाइल ही नहीं आती, तो केस को एडजर्न कर देते हैं, अगली तारीख पे तारीख देते रहते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई चिंता नहीं होगी, कोई एडजमेंट नहीं होगा, तुरंत जज साहब के पास डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे, सुनवाई करेंगे, सब चीजें होंगी, है ना? तो ये बहुत कुछ बढ़िया चीज यहाँ पे होंगी। और वर्चुअल हियरिंग हो सकती है। बहुत बार बड़े बड़े ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिनको कोर्ट में लेके आना सेफ्टी नहीं होता है प्रॉपरली उनके, और तो वर्चुअल हियरिंग कर सकते हैं आप, जेल में बैठे बैठे वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनकी पेशी हो सकती है। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी अच्छा ही है, बढ़िया है, और पुलिस फोर्स के ऊपर जो बर्डन है वो भी कम होगा डेफिनेटली। उसके अलावा अभी लाइव इन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, खासकर ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस में जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट के बारे में होते हैं, या जो और बड़े केस होते हैं बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस वाले, जैसे बुर्का बैन वाला केस था, इसी तरह के केसेस जो हैं, वो लाइव स्ट्रीम हो सकते हैं, पूरी जनता उनको देख सकती है। इससे जुडिशरी के अंदर विश्वास बढ़ेगा लोगों का, और पता चलेगा कि हाँ भाई जुडिशरी किस तरह से काम करती है। तो बहुत सारे बेनिफिट है इस डिजिटल जाने का। लेकिन बेनिफिट के साथ साथ चैलेंजेस भी तो आते ही हैं हमेशा, राइट? और यही तो खेल है, चैलेंज भी हैं, सॉल्यूशन भी हैं, अपॉर्चुनिटी भी हैं, उनके सबके साथ हमें खेलना रहता है, तब जाके कहीं बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन होता है, गुड गवर्नेंस होती है। तो चैलेंजेस तो सबसे बड़ी बात यही है कि भैया इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पे, अब मान लो प्रोसीडिंग चल रही है, बीच में क्रूशियल एविडेंस पेश किया जा रहा है और इंटरनेट कनेक्शन ही चला गया, ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है ना। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे कंट्री में यहाँ पे रहती है, तो ये करना जरूरी है आपको। डिजिटल जो लिटरेसी की बात है, ये भी तो एक इम्पोर्टेंट चीज है। अब बहुत सारे लॉयर्स होंगे, हो सकता है बहुत सारे जजेस वो इस नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो प्रॉपर तरीके से तालमेल ना बिठा पाए, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो समय लगेगा, तो उनका आप ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से दीजिए। प्राइवेसी का कंसर्न तो ऑफ कोर्स हमेशा डिजिटल चीजों में रहता ही है, कुछ भी हैकिंग वैकिंग हो सकती है ना? प्राइवेसी वाला कंसर्न कई बार ऐसा हो सकता है कि भैया किसी को झूठा केस में फंसा दिया गया हो, डिजिटल रिकॉर्ड उसका जनता के सामने आ सकता है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया आजकल, तो प्राइवेसी का कंसर्न भी है। उसके अलावा आपका डेटा वेटा भी चोरी होने के डर है। तो प्राइवेसी विद साइबर सिक्योरिटी, है ना? तो इस पॉइंट को आप जो है साथ के साथ ही लिख सकते हो। तो ये चीजें डेफिनेटली हमारे यहाँ पे बनेंगी। उसके अलावा चैलेंजेस की बात करें तो सिर्फ, और ये तो यूनिवर्सल होना चाहिए ना 2023 में भैया।
तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आपने कर दिया, ये बड़ी संस्था है, लेकिन जो हमारे दूसरे कोर्ट हैं, हाई कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को डिजिटलाइज करके क्या ही हासिल कर लोगे जब लोअर कोर्ट ही अगर नहीं है, क्योंकि कंटेंट तो वहीं से आना है ना, केस तो वहीं से आना है अपील वगैरह करके। तो पूरी सप्लाई चेन, पूरी जो अपना जो ग्राउंड लेवल से जो हायर सुप्रीम कोर्ट तक है वो डिजिटलाइज होना चाहिए, तब जाके प्रॉपर जो है इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट दिस डिजिटलाइजेशन थिंग। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो आज अपने पास एक टॉपिक है यहाँ पे, ग्रीडफ्लेशन का टॉपिक है। ठीक है, क्या है ग्रीडफ्लेशन, पहले आपको मैं बताता चलूं, इसके एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा आपको फिर। जैसे आप मान के चलिए कि भाई, जैसे पीने के पानी की बोतल है, जैसे मान लो एक बिस्लेरी की बोतल है। ठीक है, बिस्लेरी पानी तो सभी पीते हैं। अब कुछ लोग बिस्लेरी पीते हैं, कुछ लोग बिल्सेरी पीते हैं, ये अलग अलग नाम होते हैं इनके। ठीक है, अब ये 20 रुपए की बोतल आती है, तो बिस्लेरी कंपनी इसको 20 रुपए का देती है। लेकिन मान लो कहीं पे ड्रोट आ गया, ठीक है, पीने की पानी की कमी हो गई, कहीं पे फ्लड आ गया, फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है। उस केस में क्या होता है, ये कंपनी, क्योंकि इनको पता है कि भैया डिमांड बहुत ज्यादा है तो 20 रुपए की बजाय इसको देती है 40 रुपए में। मतलब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाती है। ये एक ग्रीड है, कॉरपोरेट्स की ग्रीड है, ये भूख है उनकी, लालच है, जिसकी वजह से वो प्राइस हाई कर रहे हैं, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, डिजास्टर का फायदा उठा रहे हैं। ऐसा होता भी है। अब मान ले कहीं पे वॉर हो गया या इंटरनल टेंशन हो गई, तो वहां पे जो एयर फेयर्स हैं, यानी कि जो किराया है जहाजों का, वो कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो ये भी तो ग्रीड है। तो ग्रीड की वजह से जो है वो प्राइस हाई होता है। इसे कहा जाता है ग्रीडफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन विच इज डिराइव्ड बाय द ग्रीड ऑफ द कॉर्पोरेट्स, दैट इज कॉल्ड ग्रीडफ्लेशन। अब यूएसए के अंदर इन्फ्लेशन है। ठीक है, पिछले 40-45 सालों में सबसे बड़ी इन्फ्लेशन यूएसए के अंदर आई है, 7-8% के आसपास चली गई थी। तो इनका यह कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि जो इन्फ्लेशन आई है यूएसए में, देखिए इंटरनेशनल कॉज तो है ही, यूक्रेन वो वॉर चल रहा है उधर करके, लेकिन ग्रीड भी यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन है। कॉर्पोरेट जो है वो, उनकी भूख है, इसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। पर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहली बात तो इन्फ्लेशन है क्या, आपको यह समझने की जरूरत है। किसी एक आधे आइटम का बढ़ जाना इन्फ्लेशन नहीं होता है। इन्फ्लेशन का होता है जब मोस्टली ज्यादातर चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो पहली बात तो इसको इन्फ्लेशन कहना ही ठीक नहीं है। अगर मान लो कहीं एयर फेयर महंगा हो गया हो, पानी की बोतल महंगी हो गई हो, तो इसे हम लोग इन्फ्लेशन ना थोड़ी कहेंगे। दूसरी बात जो इन्होंने यहाँ पे कही है, that the US corporations have at least increased in the price of their goods by more than what they necessary to compensate for the higher input cost caused by the supply chain bottlenecks। अपने पास एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। चीजों का प्राइस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है, उसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो जो इन्फ्लेशन हुआ है, चीजों के प्राइस बढ़े हैं, तो लोगों का यह कहना है क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया है ना, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, इसकी वजह से प्राइस बढ़ा है रादर देन ग्रीड की वजह से। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं दिस इज अ साइन ऑफ द इंक्रीज्ड मार्केट डोमिनेंस बाय द कॉर्पोरेशंस। मतलब ये मोनोपोली ड्यूपोली की बात कर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं जो कि मोस्टली सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो उनको बेनिफिट है, वो जो मर्जी चाहे प्रोडक्ट का प्राइस लिख सकते हैं। तो ये प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, प्रॉफिटिंग कर रहे हैं, जानबूझ के प्राइस हाई कर रहे हैं। अब मान लो एयरटेल का एक सिम है, वो पहले 50 रुपए में आता था, अब वो हो सकता है 150 रुपए में आए। आप क्या ही कर लोगे, आप जाओगे जियो के पास, जियो भी इसको 150 रुपए का दे रहा है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत कम है। तो ये बड़ी बड़े कॉर्पोरेशन कई बार आपस में नेक्सस बना लेते हैं, तो प्रॉफिटियरिंग करते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन बहुत इकोनॉमिस्ट का कहना है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कॉर्पोरेशन अपना प्राइस नहीं बढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि ये सब ना सिर्फ पॉलिटिकल बातें हैं, ग्राउंड पे ऐसा नहीं होता है। क्या कहते हैं, इनका कहना है कि जो, देखिए, इकोनॉमिस्ट हु डिसएग्री विद द ग्रीडफ्लेशन नैरेटिव आर्ग्यू दैट द बिजनेस, whether they are the large or the small, cannot arbitrarily set price as the people seem to erroneously believe।
उनका ये कहना है कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो अपनी मर्जी से प्राइस नहीं बढ़ा सकते। कॉर्पोरेशंस प्राइस अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करते हैं, वो कंज्यूमर के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कंज्यूमर कितना पे करना चाहता है, उतना वो प्राइस रखते हैं। कंज्यूमर के हिसाब से डिसाइड होता है प्राइस, प्रोड्यूसर के हिसाब से नहीं होता है। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर जितना पे करना चाहता है, जितना वो पे कर रहा है, उसका प्राइस उतना ही रखा जाता है। अब एक जूते का प्राइस आप 50,000 नहीं रख सकते। अगर कंज्यूमर 5,000 ही पे करना चाहता है, तो आपको 5,000 ही करना पड़ेगा अगर अपना अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो बिजनेस कैन नॉट फोर्स कंज्यूमर टू पे अ सर्टेन प्राइस ऑफ देयर गुड्स। तो अगर आप प्राइस को बहुत हाई कर दो तो कंज्यूमर आपसे खरीदेगा ही नहीं। वो आपसे खरीदेगा नहीं, वो किसी और से खरीद लेगा। जहां से वो खरीदेगा वो प्राइस को लो रखेंगे। तो अल्टीमेटली कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट एंटरप्राइज में क्या होता है, चीजों के दाम अपने आप उसी लेवल पे आ जाते हैं जिस लेवल पे कंज्यूमर पे करना चाहता है। तो कोई आपके प्राइस को डिक्टेट नहीं कर सकता टर्म को। यही तो खेल है यहाँ का। कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर डिसाइड करता है प्राइस, कंज्यूमर डिसाइड करता है इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द मार्केट। ठीक है, तो इनका यही कहना है, बार बार इन्होंने बात यही कहने की कोशिश की है कि कंज्यूमर की जो है वो प्राइमेसी है भाई। तो ये कहना कि कॉर्पोरेट्स अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ा रहे हैं या कंज्यूमर्स को इग्नोर कर रहे हैं, वो सब ऐसा कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली कंज्यूमर अगर ज्यादा डिमांड करेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कंज्यूमर कम डिमांड करेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। वो बेसिकली इनका यहाँ पे कहना है। It is thus extremely likely that the US corporations caused price to the excess the board in recent years by somehow adversely influencing the aggregate supply of the demand. आगे क्या कहता है, रियल इन्फ्लेशन का कारण ये है अमेरिका में, रादर देन ग्रीडफ्लेशन। एक्सपेंशनरी पॉलिसी, पेंडेमिक जब हुआ तो अमेरिका की सरकार ने, वहां के फेडरल बैंक ने 24 घंटे पैसा बनाने वाली मशीन को ऑन रखा। मार्केट में 40% से ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ गया। मनी सप्लाई जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है भैया, ये रियल रीजन है। ग्रीडफ्लेशन इन रियल रीजन नहीं। और आप एक चीज देखिए, हम लोगों को टाटा बिरला अंबानी दिखाई देते हैं, लेकिन ये हमारी कंट्री में कितना ही सप्लाई कंट्रोल करते होंगे, क्या लगता है आपको? 50%? 60%? नहीं, लेस देन इवन 20%। 80% तो छोटे जो है बिजनेसमैन होते हैं, जो मार्केट में सप्लाई को डिसाइड करते हैं। तो ये छोटे छोटे जो प्लेयर होते हैं, वो स्मॉल बिजनेस जो होते हैं, वो लोग प्राइस को डिक्टेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सवाल उठता है, भैया हो क्या रहा है? अब देखिए हुआ क्या, जो पेंडेमिक के दौरान जो छोटे बिजनेस थे, वो बेचारे बंद हो गए। तो जो बड़े बिजनेस थे, टाटा बिरला अंबानी टाइप के, उनका शेयर मार्केट में इंक्रीज हो गया। तो पहले अगर इनका अमेरिकन मार्केट शेयर 20% था, तो पेंडेमिक में इनका शेयर जो है वो 40% हो गया, क्योंकि बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन बेचारे बंद हो गए। तो जैसे ही इनका शेयर 20 से 40 हुआ, इन्होंने प्राइस को डिक्टेट करना शुरू कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली एक अंडरलाइन यही है कि ये जो ग्रीडफ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ये थ्योरी जो है वो बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली जो प्राइसेज़ हाई जाते हैं, वो कंज़्यूमर की वजह से जाते हैं। मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, कंज़्यूमर डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है? ये जो है इन्होंने यहाँ पे कहा है। अब कॉस्ट पुश की आपने बात किया, तो लास्ट लाइन में कॉस्ट पुश के बारे में इन्होंने थोड़ा बताया हुआ है कि भैया जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट महँगा हो जाता है ना? मतलब मान लो लेदर शूज़ बना रहे हो, अगर मार्केट से लेदर ही महँगा आएगा तो शूज़ की कीमत भी बढ़ेगी। शूज़ की कीमत बढ़ेगी तो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर को ही ट्रांसफर होगा, तो पूरा जूता महँगा हो जाएगा। लेकिन इनका ये कहना है कि जो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, वो भी कंज्यूमर की वजह से बढ़ रहा है। तो कॉस्ट पुश हम लोग एक कंपनी को ब्लेम कर देना कि अरे भाई आपने तो प्राइस बढ़ा दिया, डिक्टेट कर दिया, मोनोपोली हो गई एंड ऑल दैट। ठीक है, वो चीज़ें कुछ परसेंटेज में काम करते हैं, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के बेसिस पे ग्रीडफ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तरह से लागू नहीं होता है। तो ये के अंदर बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट था, बट मज़ा आया करने में, इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो पर्सनली। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आज का एडिटोरियल वो क्या कहता है। एडिटोरियल बेसिकली यहाँ पे जो है बात कर रहा है एक स्टॉक टेक की। ठीक है, कहाँ है हमारा एडिटोरियल? अ, स्टॉक ग्लोबल स्टॉक टेक की बात कर रहा है, और ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं आपको थोड़ा बताता चलता हूँ। देखिए, ये तो ग्रीडफ्लेशन हो गया और ये समर वाला हो गया। हाँ जी, स्टॉक टेक क्या है? वैसे मैं आपको ये करवाना चाहता था एडिटोरियल टेक्स्ट सेक्शन ये, लेकिन मैं इसको कल के लिए रखूँगा। मतलब फ्यूचर के लिए जब कोई अच्छा एडिटोरियल नहीं आएगा तब इसको हम लोग करेंगे।
स्टॉक टेक, स्टॉक टेक बिफोर द ग्लोबल स्टॉक टेक। देखिए स्टॉक टेक का मतलब क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। स्टॉक टेक दो वर्ड से मिलकर बना है। स्टॉक का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस की स्टोरेज, ठीक है। टेक का मतलब होता है कि आप ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए क्या एफर्ट ले रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ टेक। तो स्टॉक टेक बेसिकली एक ग्लोबल एफर्ट है, पार्टी ड्रिवन प्रोसेस है। पार्टी मतलब कौन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर में। तो ये पार्टी ड्रिवन प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंट मैनर में ये क्या करते हैं, दुनिया भर में जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है उसे कंट्रोल करने की बात करते हैं। और ये टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करते हैं कि क्या वो कंट्रीज जिन्होंने जो प्रोमिस किया था, आईएनडीसी की हम लोग बात करते हैं, क्या वो उसको अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल स्टॉक टेक रिपीट कर देता हूं, ग्लोबल स्टॉक टेक एक ग्लोबल एफर्ट है जो लिया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोमिसेस, मतलब प्रोमिसेस जो कि वॉलंटरी प्रोमिस थे। आईएनडीसी की मैं बात करूं, पंचामृत की बात कर रहा हूं, जो हर कंट्री ने वहां पे लिए हैं। और ये सिर्फ एंड गोल की बात नहीं करता है, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो प्रोग्रेस होगी उसकी टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग भी करेगा, हर 5 साल के अंदर होता है। ये ग्लोबल स्टॉक टेक की बात की गई थी कहां पे, पेरिस अग्रीमेंट में। अब देखिए यहाँ से डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल स्टॉक टेक जो है वो कौन से कोप से रिलेटेड है। तो ये पेरिस अग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन, ऐसे आपसे पूछ सकता है वो क्वेश्चन। तो ये सबसे पहले इसको आर्टिकल 14(1) ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट के अंदर में बात किया गया था, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना है, बिल्डिंग रेजिलिएंट क्लाइमेट इंपैक्ट, सिक्योरिंग फाइनेंस टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस को भी मेंटेन यहाँ पे डेफिनेटली करना है, ठीक है। अब ये तो जो है ठीक ठीक चीजें हो गई। अब दुबई में जब दिसंबर में COP28 होगा, वहां पे हम लोग ग्लोबल स्टेक टॉक को कैसे इंक्लूड करेंगे। क्योंकि देखिए भाई, हमारे पास बोन कन्वेंशन हुआ था लास्ट मंथ, बोन कन्वेंशन किया था जहां पे ग्लोबल स्टॉक टेक की बात की गई थी। बोन कन्वेंशन के अंदर जो भी नेगोशिएशन होती हैं वो फाइनल कोप के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं, डॉक्यूमेंट का काम करती हैं। तो बोन कन्वेंशन के अंदर हमने ग्लोबल स्टॉक टेक की बात किया, जो कि हम लोगों ने 2015-16 में पेरिस के अंदर किया था। तो ये बेसिकली खेल चल रहा है बहुत लंबा। तो 2015-16 में पहले तो अपने पास पेरिस हुआ, पेरिस के अंदर इन्होंने ग्लोबल स्टॉक टेक की बात की। यहाँ पे मतलब ये पंचामृत और वॉलंटरी टारगेट्स की बात की। अब इन टारगेट को आपने मॉनिटर भी करना है, इनके लिए आपको फंडिंग भी चाहिए, इनके लिए आपको मिटिगेशन एफर्ट भी लेना है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो सके। ये जो है खेल चलते चलते अभी कहाँ पहुंच गया, COP28 में पहुंच गया। तो ग्लोब, यहाँ पे भी हम लोग वही बात करने वाले हैं, फंडिंग की बात करेंगे, ग्लोबल स्टॉक टेक की बात करेंगे। तो ये घूमते फिरते आया है वहां पे। तो दो मेजर चीजें हैं जिनके बारे में बातचीत की जाएगी। पहला है मिटिगेशन पाथवे और दूसरा है क्लाइमेट फाइनेंस। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे फाइनेंस का है। जो एनवायरमेंट इंटेग्रिटी ग्रुप है, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका वगैरह वो कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं। एनवायरमेंट इंटीग्रिटी ग्रुप क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं दे शुड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। वो तो हमेशा से यही कह रहे हैं कि आप, चाइना इंडिया को कह रहे हैं कि आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हम कह रहे हैं कि भाई हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, पैसा तो दो, पैसा तो दो यार हम लोगों को। हम लोग अचानक से अपने थर्मल पावर प्लांट को बंद करके ना सोलर पावर प्लांट नहीं लगा सकते चारों तरफ, पॉसिबल नहीं है वो, बहुत महंगा है, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास पैसा है, अब हमें दीजिए। इसे कहते हैं जस्ट ट्रांजिशन। मतलब कोल बेस्ड इकोनॉमी से, फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से अगर आपको ग्रीन इकोनॉमी में कन्वर्ट होना है, दैट इज कॉल्ड जस्ट ट्रांजिशन। तो आप इसे एकदम से बंद नहीं कर सकते, धीरे 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 आपको ट्रांजिशन करना पड़ेगा। इसे कहते हैं जस्ट ट्रांजिशन। जस्ट ट्रांजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो COP27 के अंदर आया था लास्ट ईयर, जस्ट ट्रांजिशन पाथवे के अंडर में, जिसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है। अब देखिए जैसे इंडिया है, हमारा मोस्टली 70-80% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो फॉसिल फ्यूल से ही आ रहा है। तो हम लोग अचानक से इतना थोड़ी यार सोलर में शिफ्ट हो जाएंगे, ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना। तो ये जो ट्रांजिशन होगा वो लॉन्ग टर्म होगा,
2070 तक होगा, क्योंकि हमें 2070 में नेट ज़ीरो अचीव करना है। लेकिन यूरोप कह रहा है नहीं, 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 आप इसे 2030 तक करिए, 2040 तक करिए। अरे भाई, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल होता है, कोई टू टैप थोड़े ना है, ऑन ऑफ कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो जस्ट ट्रांजिशन में टाइम लगेगा, ऐसा इंडिया उनको कह रहा है, डेवलपिंग कंट्री उनको कह रही हैं, ठीक है? इंडिया इज़ कंसर्न्ड अबाउट द डिफिकल्टीज़ इट इज़ गोइंग टू फेस डिकपलिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अगर आप कोल से शिफ्ट हो गए, तो भैया डिफिकल्टी तो आएगा, क्योंकि महँगा होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, रिलायबिलिटी भी थोड़ी कम होती है ना? अगर बादल-वादल हो गए मान लो, या विंटर हो गई, तो सोलर प्लांट थोड़ी ना काम करेगा यार। तो रिलायबिलिटी भी कम है उस सिस्टम की। कोल की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सर्दियों हो, गर्मियाँ हो, बादल हो, बिजली हो, हमेशा चलता है। तो ये जो बॉटम अप अप्रोच है, जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कही गई थी कि छोटी कंट्रीज़ भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये ध्यान देना भी ज़रूरी है कि भाई इसके चक्कर में कहीं जो सोशियो इकोनॉमिक कंपोनेंट है, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, है ना? पॉवर्टी ना इंक्रीज़ हो जाए। क्योंकि जो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट है, वो तो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है। अगर आप पावर प्लांट्स वगैरह को बंद कर दोगे, तो भैया लोग काम कहाँ करेंगे जाके? वो दिक्कत है ना। तो फाइनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 बिलियन से काम नहीं चलेगा अभी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हमें चाहिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है प्रीलिम्स के लिए। जो एनवायरनमेंट इंटीग्रिटी ग्रुप है, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन जो है मेनली आता है, एनवायरनमेंट इंटीग्रिटी ग्रुप कहता है कि मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम के बारे में उन्होंने कहा था। ये क्या है? इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, जो छोटी कंट्रीज होती हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया है कि दैट यू नीड टू गो फॉर द मिटिगेशन, ठीक है? अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है मिटिगेशन और एक है पंचामृत, ठीक है? पंचामृत का काम है वॉलंटरली टारगेट्स लेना और उसके लिए काम करना। मिटिगेशन एफर्ट का मतलब है कि ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, कि आप इतना कम करिए, लेकिन इंडिया नहीं चाहता कि हम लोग ऑब्लिगेशन करें। तो ये जो 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 ये जो अपना वर्क प्रोग्राम है, ठीक है? मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, इंडिया इसका पार्ट नहीं है और ना ही हम इसका पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इंडिया के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर पड़ जाएगा। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो कई चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम एक अच्छा टर्म आपको आज मिला है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी ग्रुप अगेन वेरी इंपोर्टेंट टर्म फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है? स्टॉकटेक वेरी इंपोर्टेंट टर्म्स। जस्ट ट्रांजिशन वेरी इंपोर्टेंट टर्म, एग्जाम में जस्ट ट्रांजिशन को लेके क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मेंस में पूछेगा आपसे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जस्ट ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ द एनवायरमेंट इकोलॉजी, डिस्कस द चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशंस विद रिस्पेक्ट टू जस्ट ट्रांजिशन, स्पेशली फोकस ऑन द इंडिया। इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है वो। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है जस्ट ट्रांजिशन मेंस के लिए। बाकी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी, यहाँ से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब इसके अंदर हम लोगों ने 2 वर्ड और ऐड कर दिए हैं, रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। तो सी बीडीआर में और ऐड कर दिया गया है आरसी, ठीक है? यहाँ से ऑलरेडी एग्जाम में 2014 या 15 में आई थिंक क्वेश्चन आ चुका था एग्जाम में, ठीक है? तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।